ट्रेन के एसी कोच में मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल का पिन है? अपने बैग से एक फ़ोन निकाला था और नया सिम कार्ड उससे डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और सीट के नीचे से अपना बैग निकालकर उसको टूल बॉक्स से पिन ढूंढकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी? वो बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रहा। मैंने मोबाइल मांगा, उसने मोबाइल दे दिया। मैंने मोबाइल देखकर उससे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी और एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकेंगी। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है। जिस नाम से सिम खरीदी है उसका ब्यौरा पूछा जाएगा, बता देना। लड़की बोली, ओह। मैंने कहा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रता से कहा, आपको कहीं कॉल करना है तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की ने कहा, जी फ़िलहाल नहीं, थैंक्स। लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे नहीं पता। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, दिल्ली जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हो या? लड़की बोली, नहीं नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं, मेरा घर है वहाँ तो। मैंने उत्सुकता से पूछा। वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें मैं आज हूँ और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आज़ाद। लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई, आखिर ये किस कैद में थी ये? लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहीं शादी कर लें, जब जैसा हो वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मैं ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हो आप? आपके साथ कोई और नजर नहीं आ रहा? वो बोली, अकेली नहीं, साथ में कोई है। कौन? मेरे प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे। दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो मिलेगा और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। लड़का बोला, ओह, तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वे खुश हुई। बोली, वाओ, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कहाँ, कब, कैसे, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, माँ, भाई, बहन, या हो सकता है भाई ना हो, सिर्फ बहन हो। ये भी हो सकता है कि बहन ना हो, सिर्फ 2-4 मुश्तंडे भाई हों। मतलब मैं आपका नाम भी पूछ नहीं सकता? मैंने टोंट मारा। वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टीना, मीना, शबनम, शीला, अंजलि, कुछ भी। बहुत बातूनी लड़की थी वो। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाई और बधाई दी। पूछा, कितने साल की हो गई हो? वो बोली, 18। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है। मैंने फिर से टोंट किया। वो हंसी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हो एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 18 साल है, यानी 10 साल बड़ा हूँ।
उसने चुटकी लेते हुए कहा। लग भी रहे हो। और मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भागकर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी। खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हुई और बोली, मुझे उसने, प्रेमी ने, पहले ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में सोचना। और मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर चुटकी ली और कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वो भूल गया होगा ये बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेन बदलवाई ताकि कोई तुम्हें ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने भी हामी भरी और बोली, हाँ, बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 5 साल हुए हैं। मेरी एक बेटी है 2 साल की। ये देखो उसकी तस्वीर। मेरे फ़ोन पर बच्चे की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि ये जब पैदा हुई तब मैं दुबई में था, एक पेट्रोल कंपनी में। बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, बहुत अच्छी सैलरी थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैं अपने ही कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ी? माँ बाप को दुखी करके अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता था। वो अपने नीचे के होठ दबाते तले पीसने लगी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट अंदर सरकाया। मैंने कहा, अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी नहीं पीती। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप और मेरे माँ बाप एक ही समान हैं। चाहे शादी ना हो तो ना हो। कुछ पल के लिए वह सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में काफ़ी अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी किससे हुई? मैंने बताया कि खुशबू की सगाई कहीं और हो गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फ़ोन पर। लेकिन जैसे तैसे शादी नज़दीक आने लगी, उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास और नंद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोले, हमारे यहाँ रीत है। लड़का भी इस रीत की अदायगी का पक्षधर था। वो सगाई जैसे तैसे मैंने तुड़वा डाली। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की बात है। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, ज़रूरी नहीं कि माँ बाप का फैसला हमेशा सही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। मतलब की बात यह है कि कौन ज़्यादा समझदार और वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट लिया और मैंने भी। लड़की ने तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें गलन नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, औलाद और माता पिता दोनों की सहमति, वो सबसे सही है। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूँगी कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं। ना ही तुम्हें इश्क का असली मतलब पता है। अभी उसने पूछा, क्या है इश्क का सही अर्थ? मैंने कहा, तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये इश्क है। तुमने अकल का दखल नहीं दिया, ये इश्क है। नफ़ा मुनाफा नहीं सोचा, ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली स्पेस में इश्क इंस्टॉल कर दिया गया। जिसने इश्क को इंस्टॉल किया
वो इश्क में नहीं है। यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं बल्कि होशियारी हीरोगिरी में है। जो इश्क होता तो वो इतनी प्लानिंग नहीं करता, 3 ट्रेनें नहीं बदलवा पाता, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वो शातिर भी हो, ये मुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था। लोग पत्थर मारते थे उसे। इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम कैसा था जो नहीं इस्तेमाल किया जाता। वो शातिर होता तो क्यासा से मजनू ना बन पाता। फरहाद ने शीरी के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल डाली थी और उसी नहर में उसका लहू बहा था। वो इश्क था। इश्क में कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया। किसी मांझी ने पहाड़ को तोड़कर रास्ता निकाला, किसी ने अतिरिक्त दिमाग लगाया। लालच, वासना और हासिल करने का नाम इश्क नहीं। इश्क समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद को समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानी तुम्हारे इश्क में तृष्णा की मिलावट हो गई। लड़की अचानक सी खो गई। उसकी खिलखिलाहट और लड़कपन एकदम से खामोशी में बदल गया। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। फिर मैंने भी जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खा पाएगी, न पानी पी पाएगी, जबकि आपको अपने प्रेमी का अजमा कर देख लेना था। ना तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता, ना दिमाग पर। वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लौंडे लपाड़े को इश्क हो जाता है। वो इश्क नहीं, वो सिनेमा जैसा कुछ है। एक तरह की स्टंटबाजी, डेयरिंग, अलग कुछ करने का फितूर और कुछ नहीं। लड़की के चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था कि वो अब यहाँ नहीं है। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया। मैं अपने फ़ोन से स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन की नज़र उसी की तरफ थी। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से कहाँ निकल गई और कहाँ पहुँच गई। उसके मोबाइल की मैसेज टोन बजी। देखा, सिम एक्टिवेट हो चुकी है। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा, एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक सिसक कर रोने लगी। सामने से पापा फ़ोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। फिर उसने पिन मांगी, मैंने पिन दी। उसने मोबाइल में से सिम निकाल कर तोड़ दी और पिन मुझे वापस कर दी और अपने घर वापस चली गई।